तो देखिए, जब हमने सीरीज वाला किया तो बेसिकली दो स्प्रिंग थी जिनकी स्प्रिंग कांस्टेंट है। जब आप इसको खींचेंगे तो इन पे रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा सेम रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। लेकिन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग होंगे। तो मान लीजिए आपने 5 मीटर खींचा तो 2 मीटर ये खींचा, 3 मीटर ये खींचा, मतलब x1 और x2 होंगे। दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, फोर्स पता है, एक्स पता है, तो एफ पहले का निकाला, दूसरे का निकाला, दोनों स्प्रिंग को। अब दोनों स्प्रिंग को अगर एक स्प्रिंग मान लिया तो ओवरऑल दोनों स्प्रिंग का एक माना, तो ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट के पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स और पूरा फोर्स है, तो इसके लिए ओवरऑल के लिए निकाला तो एफ इक्वल टू माइनस टू एक्स। अब हमें ये भी पता है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से x2 की, और यहाँ से x की, तीनों वैल्यू रख दी, तो के इक्वलेंट के और k1 k2 के बीच रिलेशन आ गया। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन समवॉट होता था रेजिस्टर का, वही वाला सेम केस आया कि जब दो स्प्रिंग k1 k2 सीरीज में कनेक्ट है तो इक्वलेंट के 1/k1 प्लस 1/k2 हो जाएगा। मतलब आप दो जितनी ज्यादा स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे चार स्प्रिंग एक सी, के चार स्प्रिंग के हैं, तो k/4 हो जाएगा इक्वलेंट के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ गया कि घट गया? घट गया। जब स्प्रिंग कांस्टेंट के ओवरऑल घट जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। के और ई में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। ऐसे ही सेम केस पर या सेम तर्ज पर हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में कैसे कंबाइन करेंगे? पहली स्प्रिंग, फिर मास, मास बीच में आ जाएगा, और फिर दूसरी स्प्रिंग। ये दिस इज पैरेलल। ठीक है, दिस हैज बीन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब आप एक तरफ फोर्स लगा रहे हो, मतलब इसको यहाँ डिस्प्लेस किया एक्स। तो अब देखिए, अगर स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 है, तो अगर आप यहाँ खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अब सेम होगा, दोनों में डिस्प्लेसमेंट एक्स आएगा, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स अलग अलग आएगा। मान लीजिए F1 और F2, और जो नेट फोर्स आप F लगा रहे हैं वो F1 प्लस F2 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? चलिए, यहाँ एक्स सेम है, F अलग है। अब तीनों की वैल्यू, पहले F1 क्या होगा? -k1 एक्स। F2 क्या होगा? -k2 एक्स। अगर दोनों स्प्रिंग को एक मान लें तो इक्वलेंट के मान लें, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट, तो F क्या होगा? -k एक्स। तो के क्या आ गया? k1 प्लस k2। ये आ गया आपका पैरेलल। पैरेलल में k1 प्लस k2 होता है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, के बढ़ गया तो टाइम पीरियड घट गया। ठीक है। सेम केस पर आप वर्टिकल स्प्रिंग का कर सकते हैं। वह वर्टिकल स्प्रिंग में एक अंतर क्या होता है, यहाँ वर्टिकल स्प्रिंग अभी जैसे ये है, इसमें आपने पहले मास अटैच किया, जैसे ही मास अटैच करोगे थोड़ा खींच जाएगी, थोड़ा सा खींचेगी, और फिर जब अब इसको आप खींचोगे, एसएचएम आप करेगी जब इसको खींचोगे। ये तीन डायग्राम आते हैं, ठीक है, यहाँ एसएचएम होगा, तो यहाँ पहले एक्सटेंड, लेकिन टाइम पीरियड जब इसका निकालोगे तो सेम आएगा 2π√m/k। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट भी इसमें सेम आते हैं। जब दो वर्टिकल स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कैसे करोगे? पहली स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग और मास। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करोगे? पहली स्प्रिंग, मास, दूसरी स्प्रिंग। लेकिन इसमें एक और तरीका होता है पैरेलल करने का। एक स्प्रिंग, ये दोनों पैरेलल है, रिजल्ट सेम आएगा। जो वहां आया पैरेलल का वही यहाँ आएगा, जो सीरीज का यहाँ आया वही वहां आया। दे आर सेम। ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। तो द एंड ऑफ दिस पार्ट। अब आते हैं बेटा, now we are going to proceed with some of the important revision headings of waves। waves में क्या क्या important है? जब हम waves की बात करते हैं तो पहले ये बता दूं waves में क्या ज्यादा जरूरी है। बेसिकली एक तो वेलोसिटी ऑफ, दैट इज न्यूटन फॉर्मूला एक आएगा इसमें, और लाप्लास करेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, जो देखेंगे हम।
वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का। जो दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट आएगी, स्टैंडिंग वेव, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्टैंडिंग वेव के तीन डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड और ओपन, और स्ट्रिंग वाला केस। ये जो तीसरी चीज, ऐसे तो सब इम्पोर्टेंट है बेटा, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड, बट दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इंटरफेरेंस और बीट्स का डेरिवेशन, इंटरफेरेंस एंड बीट्स, ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक वेव, जब एक वेव है तो डिस्टरबेंस इन मीडियम है। वेव, मैं बोल रहा हूँ आवाज जा रही है, वेव, एक रस्सी में झटका मारा वेव, एक पानी में पत्थर फेंका रिपल्स क्रिएट हुए वेव, डिस्टरबेंस इन द मीडियम। दो तरह की वेव बनती है मीडियम में, आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, बेसिकली पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, एक वेव फॉर्म होती है। बहुत सारे पार्टिकल, जैसे पानी में पत्थर फेंका तो बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे और एक वेव फॉर्म हो जाएगी। सारे पार्टिकल्स का एक साथ जब ऑसिलेशन देखोगे तो एक वेव बन जाती है। तो ये जो वेव है, मतलब वेव जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन अलग होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ ऑसिलेट करते हैं। पार्टिकल अपनी जगह छोड़ते नहीं है, मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वेव की वेलोसिटी v है। तो अगर ऐसा हो जाए कि वेव ऐसी जा रही है और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन जो है वो ऐसे में हो रहा है, पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन दिस वे, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव है पार्टिकल का ऑसिलेशन टू ट्रांसवर्स वेव। और अगर वेव ऐसी जा रही है और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन इसी डायरेक्शन में पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव जा रही है, मतलब पार्टिकल ऑसिलेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द वेव इज लॉन्ग। सॉलिड्स में ट्रांसवर्स वेव बनती है, सरफेस ऑफ लिक्विड पर ट्रांसवर्स वेव बनती है, सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में लॉन्गिट्यूडनल वेव बन सकती है, लेकिन गैसेस में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल। देखो, वेव प्रोड्यूस होने के लिए जो मीडियम है उसमें इलास्टिसिटी और इनर्शिया होना चाहिए। इलास्टिसिटी और इनर्शिया है तो वेव प्रोड्यूस हो जाएगी चाहे ट्रांसवर्स हो। लेकिन गैसेस में, एयर में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बनती है, ट्रांसवर्स कभी नहीं बनती है, ये याद रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज जो आती है जब आप यहाँ खड़े हुए हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव वेव में क्रेस्ट और ट्रॉ बनते हैं, पता है आपको। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में, इन ट्रांसवर्स वेव क्या बनते हैं बेटा, क्रेस्ट एंड ट्रॉ। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, जब मीडियम्स, आपको पता है ट्रांसवर्स वेव जब हम बनाते हैं, जैसे ये है ऐसे बनाइए, जो मैक्सिमम पोजीशन है ऊपर साइड दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, और जो मैक्सिमम पोजीशन नीचे तरफ दैट इज कॉल्ड ट्रॉ पॉइंट। ठीक है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रॉ के बीच की दूरी वेवलेंथ, एक कम, जब पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं वेव आगे चल चुकी है तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया वेव ने, वेवलेंथ। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगा बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रॉ दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कैपिटल टी। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हो गई वेव, कितनी बार ऑसिलेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। क्या आपको सब पता है? ठीक है, एक मीटर में कितनी वेवलेंथ आ गई, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। और हमारे लिए वेव नंबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ना कि 1/लैम्डा, याद रखिएगा, के इज वेव नंबर। ठीक है, ऐसे ही रेयर लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, जब पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं एयर के, तो कहीं कहीं पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे और कहीं कहीं दूर हो जाएंगे, फिर पास पास आ गए। तो जहां पार्टिकल्स पास पास आ गए कंप्रेशन, जहां और दूर होगा रेयर फ्रैक्शन। ये ऑल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जोन बनते चले जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। दो दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की दूरी वेवलेंथ, वही सब सेम कंसेप्ट चलेंगे, टाइम पीरियड टी होगा, वही सब होगा। ठीक है, तो दीज आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब एक वेव ट्रेवल करती है मीडियम में तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव। व्हेन द वेव ट्रेवल इन अ मीडियम, एक मीडियम में जब वेव जा रही है
तो उसकी इक्वेशन ए साइन 2 पाई, और हम ये जो वेव की इक्वेशन है वो ले रहे हैं जब वेव यहाँ से यहाँ जा रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में, 2 पाई अपॉन वी टी माइनस एक्स। ठीक है, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ वेव। जब पार्टिकल बहुत सारे ऑसिलेट हो रहे हैं तो जिस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव। लेकिन जो टी और एक्स हैं ये दोनों वेरिएबल होते हैं। हमेशा याद रखिए वेव की इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, एक्स एंड टी। टी मतलब समय, एक्स मतलब किस पार्टिकल को देख रहे हो, क्योंकि जब एक वेव यहाँ से यहाँ तक एक अगर वेव ट्रेवल हो रही है तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं। एक एक्स जीरो पर भी पार्टिकल है, एक एक्स 1 मीटर पे भी है, 2 मीटर पे है, 3 पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज एक्स, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंड व्हाट इज टी, द इंस्टेंटेनियस टाइम। तो दो वेरिएबल होते हैं यहाँ पर। ए तो वही है एम्पलीट्यूड, वाई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, कौन से पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। इसी इक्वेशन को हमने बताया था दो और तरीके से लिख सकते हो आप, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सेम इससे ही हमने प्रूव भी किया था। और एक और फॉर्म आप क्या लिख सकते हैं, ए साइन, वो तो यहीं से ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये बनेंगे। तो आप यहाँ ये याद रख लीजिए कि ये फॉर्म है मेरी। के क्या होता है, वेव नंबर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी में है, ये ओमेगा में है, वेव नंबर में, ये टाइम पीरियड और लैम्डा में है। तीन फॉर्म होते हैं। आप इसी में 2 पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा जबरदस्ती कॉमन ले लीजिए, अपने आप ये फॉर्म बन जाएगा। तो कभी कभी वो देखना होता है, तीनों एक ही चीज है, मैं ज्यादा इस्तेमाल ये करता हूँ। अच्छा, ये है जब वेव ऐसी आ रही है, अगर वेव ऐसी आ रही है तो इन्हीं सभी इक्वेशंस में माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ, ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक, प्लेन प्रोग्रेसिव पीपीएसएसडब्ल्यू, प्लेन प्रोग्रेसिव, क्योंकि ये प्लेन में चलती है वेव, प्रोग्रेस मतलब प्रोपोगेट करती है, इसलिए उसकी इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, ये तीनों फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो वेव की है, और एक और वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वेलोसिटी। जब बहुत सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं जब तो वेव बन रही है। तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। अच्छा, इसको सिंपल हार्मोनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एसएसएम कर रहे हैं, और जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ एसएसएम कर रहे हैं तो ये वेव ट्रेवल हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो वेलोसिटी है वो वेव की वेलोसिटी, और पार्टिकल की, तो एक काम करेंगे आप, ये जो इक्वेशन वाई है यहाँ जो है, इसको एक काम करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। ये भी कभी बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। वेव की वेलोसिटी तो वी है, पार्टिकल की कैसे निकालेंगे बताते हैं। तो एक काम करो आप, ये जो वाई है इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, एक बार टी के टर्म्स में, एक बार वाई के टर्म्स में। टी के टर्म्स में करते हैं पहले। देखो ये पूरा हमारा एंगल है, आर्ग्यूमेंट साइन के अंदर भी है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी टी, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन का पूरा क्या होगा, कॉस, कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस है। अब बेटा इसको पूरे को टी माना ना, इस साइन टी माना, ये पूरा टी है, टी को फिर से करते हैं। तो किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर से, टाइम के, सॉरी मतलब हाँ, इसको टी माना तो इसको फिर से टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, किसको, 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस है। माइनस वाला ले रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं वेव ऐसी आ रही है। करते हैं इसको डिफरेंशिएट, दो पार्ट बना लेते हैं पहले। 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको चलिए डी अपॉन डी टी 2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा माइनस डी अपॉन डी टी 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। यहाँ तो टाइम आ ही नहीं रहा है कहीं, ये सारे कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो गया।
इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 2 पाई वी और लैम्डा कौन डी टी अपॉन टी वन हो गया, मतलब ये आया इसका। तो बेटा आपको पता है जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर, अच्छा इसको अभी हमने डिफरेंशिएट, सॉरी डी अपॉन डी टी लिखा था तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना। ये हमने डिफरेंशिएट करने पर क्या आया, साइन टी का कॉस टी, और जिसको टी माना इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या है 2 पाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2 पाई वी अपॉन लैम्डा, ये आ गया आपका टी वाई अपॉन। ऐसे ही सेम इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे आप निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी इक्वेशन एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो इस पूरे को एक्स मान लिया, फिर से ए साइन एक्स मान लिया, तो फिर से कॉस एक्स होगा, तो वही आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा और बी टी माइनस ये होगा। और जिसको एक्स माना, इस पूरे को एक्स माना, इसका फिर से डिफरेंस है अब एक्स के टर्म्स में। अब किसके टर्म्स में बेटा, एक्स के। चलिए एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी। देखो बेटा यहाँ जब एक्स के टर्म्स में करोगे तो यहाँ कहीं एक्स नहीं आ रहा, मतलब ये जीरो हो जाएगा, और इसको करोगे तो क्या बचा रह जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, 2 पाई और लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, -2 पाई अपॉन लैम्डा, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वन हो गया, मतलब इसका जो डिफरेंशियल किया जिसको एक्स माना, इसका आया 2 पाई अपॉन लैम्डा माइनस का, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये हो गया। ठीक है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, डी वाई अपॉन डी टी हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। आप कुछ मत करो, इसको इससे सिर्फ डिवाइड कर दो, जवाब आ जाएगा, देखते हैं करके। तो हम क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन, ठीक है। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो देखो, इसको इससे करेंगे तो ये कॉस वाला का तो पूरा गायब हो गया, 2 पाई और लैम्डा भी गायब हो गया, ए से ए गायब हो गया, सिर्फ क्या बचा, क्या बचा, यहाँ बी बचा, माइनस बचा और बी, तो मतलब माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई अपॉन डी टी क्या आ गया, माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी, ये आ गया। व्हाट इज डी वाई अपॉन डी टी, पार्टिकल वेलोसिटी, व्हाट इज वी, वेव वेलोसिटी, व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, पार्टिकल का स्लोप, स्लोप ऑफ पार्टिकल। तो आप समझ गए पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ पार्टिकल, दिस इज द रिलेशन दे कुड आस्क यू इन 2 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार देख लीजिए। कुछ एक दो चीजें बचेंगी, जैसे स्टैंडिंग वेव है, वी विल डू इट इन द इवनिंग इन द ऑनलाइन क्लास ओनली, एक दो चीजें अभी इसमें रह जाएंगी, बट वी विल डू श्योरली टुडे ओनली एंड वी विल कंप्लीट दैट पार्ट। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, दैट इज अ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। अब एक न्यूटन फॉर्मूला और देख लेते हैं इसमें, मैं ये रब कर रहा हूँ। जब एक वेव चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन एंड लाप्लास करेक्शन। जब एक वेव चलती है बेटा, तो ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसकी क्या होती है, वेलोसिटी। तो हम सीधा देखते हैं वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन गैसेस। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है किसमें, गैसेस में जब चलती है, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो द वेलोसिटी ऑफ longitudinal wave in gases is v upon rho, where v is bulk modulus of gas and rho is density of gas। इस बेस पर न्यूटन ने
वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस निकाला। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब एक साउंड वेव गैसेस में या एयर में या गैसेस में चलती है तो एक साउंड वेव बनेगी, तो पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक साउंड वेव जा रही है एयर में या गैसेस में, तो उन्होंने ये कहा कि जब एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलेगी तो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वाले पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, हवा के ये वाले थोड़ी ना करेंगे, सारे थोड़ी ना करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये भी है। तो उन्होंने कहा जब पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, कंप्रेशन बनाएंगे और रेयर कर। इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, चलिए। नाउ, तो कंप्रेशन रिएक्शन बन जाता है, तो जहां कंप्रेशन बनता है वहां टेम्परेचर बढ़ जाता है, जहां रिएक्शन बनता है वहां टेम्परेचर घट जाता है। तो न्यूटन ये कहते हैं कि जो और एयर है जो कंप्रेशन रिएक्शन नहीं बना रही इसके ऊपर और नीचे की, उसके साथ हीट एक्सचेंज हो जाती है इसकी। मतलब ना तो टेम्परेचर बढ़ पाता है, जो एक वेव के पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ना टेम्परेचर घट पाता है, जहाँ घटता है वहां जो, मतलब कौन सा प्रोसेस है, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है एयर का जब एक वेव प्रोपोगेट कर रही है, ना घट रहा है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन ने ये कहा कि जब एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव गैसेस में चलती है तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसी फॉर्मूले को उन्होंने कहा कि ये भैया जो गैसेस का बल्क मॉड्यूलस है, ये कौन सा बल्क मॉड्यूलस है? आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। और इसकी उन्होंने वैल्यू निकाली। अब देखो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपको पता है बल्क मॉड्यूलस होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है। अगर थोड़ा सा चेंज है तो डेल पी को डीपी कह सकते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम को डीवी अपॉन वी ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम, ये होता है बल्क मॉड्यूलस। अब इन्होंने जब आइसोथर्मल प्रोसेस कह दिया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इधर से उन्होंने ये बल्क मॉडुलस, ये जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की, कैसे सुनो, और फिर यहाँ रख दिया, मतलब नया फॉर्मूला बना दिया बल्क मॉडुलस हटा के। आपको पता है जब दो फंक्शन डिफरेंशिएट, आपको अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डीपी डीवी और वी चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे। जब दो फंक्शन है दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले का डिफरेंस, सॉरी, पहला जैसे का तैसा, या पहले को डिफरेंशिएट कर तो दूसरा जैसे का तैसा, जैसे तो चलो पहला जैसे का तैसा रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल, वी का डिफरेंशियल क्या होगा, डीवी, प्लस दूसरा जैसे का तैसा पहले का डिफरेंशियल, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। अब एक काम करो आप, इसको उस तरफ ले जाओ, पीडीवी माइनस वीडी, ठीक है, डीवी को नीचे ले जाओ, तो क्या आएगा, पी क्या आ जाएगा, माइनस वी डीपी अपॉन डीवी, ये आ गया। ये जो वी है इसको नीचे ले जाओ, हो गया। देखो ये बल्क मॉड्यूलस बन गया कि नहीं? बन गया। ये बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई। मतलब बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, प्रेशर के बराबर। मतलब यहाँ जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है उसको प्रेशर रख सकते हैं, तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या आया उसमें, इस पर पी अपॉन रो, वेयर पी इज प्रेशर ऑफ गैस एंड रो इज डेंसिटी ऑफ गैस। इस बेस पर जब एयर का प्रेशर रखा, एयर की डेंसिटी रखी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आई 280 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड जो गलत थी, मतलब न्यूटन से कुछ गलती हो गई, फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं आया, ठीक है, कुछ ना कुछ वो क्या कर गए, गड़बड़ कर गए। अब इस गड़बड़ को सही करने किसने किया, लाप्लास ने सही किया। तो अब कौन आते हैं, लाप्लास करेक्शन आता है। यहीं से समझा देता हूँ लाप्लास का करेक्शन। लाप्लास, बस न्यूटन ये गलती कर गए थे कि न्यूटन ने माना था आइसोथर्मल, लाप्लास बोले आइसोथर्मल नहीं होता। जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है गैसेस में तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसे, उन्होंने कहा कि भैया जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं वो बहुत तेजी में बनते हैं, बहुत स्विफ्टली बनते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, और वो इंटरचेंज होते रहते हैं, इतनी तेजी में होते हैं। जब कोई चीज बहुत फास्ट होती है बेटा ना, तो उसको समय नहीं मिलता है हीट एक्सचेंज करने का सराउंडिंग के साथ, जो न्यूटन ने कहा था। मतलब जब कंप्रेशन बनेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जहाँ सॉरी कंप्रेशन बनेगा बढ़ जाएगा, रेयरफैक्शन में घट जाएगा,
क्योंकि इसको हीट एक्सचेंज का समय नहीं मिलेगा, प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। और आपको पता है जब हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग नहीं होती है तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। और जब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इक्वेशन ये नहीं होगी। एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या होती है, पी वी पे पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल नहीं बचा, एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस हो गया। अब वैल्यू सेम है लेकिन ये निकालनी है। अब निकालते हैं एडियाबैटिक से, फिर से वही तरीका, डिफरेंशिएट करिए पहला फंक्शन जैसे का तैसा। अब आप वी पे पार गामा को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स पे पार एन का क्या होगा, गामा वी गामा -1। और जिसको वी माना उसका फिर से डिफरेंशियल डीवी तो आएगा ही, पहले भी आ रहा था, बस गामा क्योंकि एक्स पे पार एन था तो एन एक्स एन -1 कर दिया और डीवी तो आएगा ही, प्लस। अब दूसरा फंक्शन जैसे का तैसा, पहले का डिफरेंशियल। और कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। फिर से वही काम करो, उस तरफ ले जाओ इसको, पी गामा वी पे पार गामा -1 डीवी। ये उस तरफ गया तो वी पे पार गामा डीवी। कुछ मत करो, पी गामा यहाँ रखता रहने दो और पूरा डिवाइड में लिखो। तो गामा पी यहाँ छोड़ दिया, उसको डिवाइड में लिखा तो वी पे पार गामा डीपी डिवाइड बाई गामा पी पे पार गामा -1 डीवी। ये आगे बेटा। अब देखो बेस से मैं पावर सब्ट्रैक्ट कर, वी पे पार गामा और वी पे पार गामा -1, गामा -1 ऊपर आएगा तो माइनस गामा +1 डीपी अपॉन गामा डीवी। क्या बचा बेटा, गामा पी की वैल्यू आप देखो तो, ये गामा कहाँ से आएगा नीचे, सॉरी ये गामा नहीं आएगा ना, गामा का, हाँ गामा पी तो यही ले लिया था ना। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर, डीपी। ये जो वी बचा है इसको नीचे ले, तो डीवी अपॉन वी माइनस, देखो फिर से बल्क मॉड्यूलस बन गया। बल्क मॉड्यूलस की अब क्या वैल्यू है, गामा पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस, गामा पी। क्या है वेलोसिटी, गामा पी। बस सिर्फ गामा लगाना भूल गए थे, और गामा आपको पता है स्पेसिफिक हीट रेशियो। जब गामा और रखा और फिर जब वैल्यू निकाली तो वही आई 330 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेट सही थी। एक छोटी सी गलती, लेकिन आपको पूरा शो करना पड़ेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज लाप्लास करेक्शन। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस का फॉर्मूला आया वो क्या आया, या एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव जो बनती है, गामा पी अपॉन। अब आपको इस फॉर्मूले से दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड कर रही है गैस की, नहीं, डस नॉट डिपेंड। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर घटने पर डेंसिटी घट जाती है। इसलिए प्रेशर जब आप चेंज करते हैं तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सॉरी, प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी भी सेम प्रोपोर्शन में, इसलिए प्रेशर चेंज करने से वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो प्रेशर पे डिपेंडेंसी नहीं है, याद रखना। तो इसका एक और काम करते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला बना लेते हैं। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स गैस के 1 मान लेते हैं। तो पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, आर टी अपॉन। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब आप इस पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गामा पी की जगह क्या रख रहे हैं, आर टी अपॉन वी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, मास। और हम 1 मोल की मास कर रहे हैं तो मोलर मास है, गामा आर टी अपॉन। ये फॉर्मूला याद रखो आप, इसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, गामा आर टी अपॉन। जहां से दिख रहा है आपको जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर जो है गैस का वो ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स रिलेशन में है, मतलब जो गैस भारी होती है उसमें वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, एक और फैक्टर है जो दिख नहीं रहा है, ह्यूमिडिटी। बेटा ह्यूमिडिटी बढ़ने पर जो डेंसिटी है वो घट जाती है, बढ़ती नहीं है। याद रखना, डेंसिटी ऑफ एयर घट जाती है। और डेंसिटी घटने पर देखो, डेंसिटी चेंज करने से प्रेशर चेंज नहीं होता, लेकिन प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी चेंज होती है, एक चीज याद रखिए। तो ह्यूमिडिटी बढ़ी, डेंसिटी घटी, डेंसिटी घटी तो वेलोसिटी बढ़ी। मतलब जब ज्यादा ह्यूमिड होती है एयर तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी घटने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस घट जाती है। तो दिस हैज बीन रिगार्डिंग द लाप्लास फॉर्मूला आल्सो बेटा. Now there has been two things which has been remain in it. We will be doing it in the at 9:30 hopefully.
in the evening. एक interference beats और half an hour, one lecture more will be required for that thing and standing. ठीक है, तो today we are going to complete this part also in the evening. ठीक है, तो इतना आज हमने कर लिया, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं।